गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हमारा मेन आज टॉपिक एक्सरेज है। तो सबसे पहले तुम्हें बताएं, फिजिक्स की मतलब होता है ना कि साइंस है, उसके अंदर कई सब ब्रांचेज होती हैं। तो फिजिक्स की एक या साइंस की एक सब ब्रांच होती है, उसे सेरेंडिपिटी कहते हैं। सेरेंडिपिटी, देखिए सेरेंडिपिटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है साइंस का जिसके अंदर वो डिस्कवरीज या इन्वेंशंस रखे जाते हैं जो अकस्मात हो जाते हैं। मतलब आप एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे हैं और उस दौरान आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जिनको आप ढूंढ नहीं रहे थे और अचानक ही एक नई डिस्कवरी हो जाती है, नया इन्वेंशन हो जाता है। ऐसी जो डिस्कवरीज या इन्वेंशन होते हैं उनको सेरेंडिपिटी के पार्ट में रखा जाता है। एक्सरेज भी उसी का पार्ट है। एक थे प्रोफेसर रोएंटजन, तो एक्सरेज का उनके नाम पे रोएंटजन रेज नाम भी है, रोएंटजन रेज। प्रोफेसर रोएंटजन जर्मन साइंटिस्ट थे। वो डिस्चार्ज ट्यूब या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। तो प्रोफेसर रोएंटजन ने पाया कि वो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने थिक ब्लैक कलर के पेपर से ढकी हुई फोटोग्राफिक प्लेट को उन्होंने ओपन किया। तो उन्होंने पाया कि वो पूरी की पूरी प्लेट जो है वो डार्क हो चुकी है, वो खराब हो चुकी है। यानी कि कोई रेज पिछले दिनों में या पिछले महीनों में एक्सपेरिमेंट के दौरान लेबोरेटरी में ऐसी रेज पैदा हुई थी जिनके अंदर इतनी ताकत थी, पेनिट्रेटिंग पावर थी कि वो थिक पेपर को पेनिट्रेट करके अंदर चली गई और जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उसको ब्लैक कर दिया। तो पता है हम अपनी लाइफ में जब किसी चीज को नहीं जानते हैं, जैसे तो हम उसको XYZ कह देते हैं। हम कहते हैं ये काम किसने किया था सर, कोई आइडिया नहीं, XYZ किसी ने किया होगा। क्योंकि इन रेज के बारे में इनिशियल कोई जानकारी नहीं थी, अकस्मात आई, इसलिए उसका नाम ही उन्होंने रख दिया एक्स रेज। एक्स रेज मतलब XYZ काइंड ऑफ अननोन रेज। एक्स रेज जब खोजी गई तो उसके बाद ये उन डिस्कवरीज में से है जिसको 3 से 6 महीनों के अंदर ही वियना के हॉस्पिटल में एक्सरेज का मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होने लगा। अदरवाइज आपको सभी को पता है मेडिकल साइंस में जब कोई नई डिस्कवरी या नए जब वहां पर इन्वेंशन होते हैं उसको ह्यूमन बॉडी पे इस्तेमाल करने से पहले बहुत सारे ट्रायल से गुजरना होता है। तो आज के इस चैप्टर में बेटा हम इसी एक्सरेज की डिस्कवरी के बारे में और फिर कैसे एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर और उसकी क्वालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा एक्सरेज का जो सबसे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है या किसी भी तरह के एग्जाम में, अगर बोर्ड के कोर्स में है तो बोर्ड में भी और कॉम्पिटिशन में तो है ही, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूछा जाता है वो है एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे का स्पेक्ट्रम कैसा है। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम एक्सरेज के बारे में ही चीजें जानने की कोशिश करें। और एक्सरेज को प्रोफेसर रोएंटजन के नाम पर रोएंटजन रेज भी कहते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स आप शॉर्ट में लिख दें, फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दे प्रोपगेट विद स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इनकी स्पीड है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नॉर्मली स्पीड होती है। एक्सरेज बेटा लाइट की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। मतलब एक्सरेज का रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, डायफ्रैक्शन हो सकता है, सब होगा। बस एक ही चीज में ये लाइट से थोड़ा सा अलग है, जुदा है, और वो है इसकी एनर्जी, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है। एक्सरेज शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ओनली एनर्जी या पेनिट्रेटिंग पावर या फ्रीक्वेंसी आप कह लें, फ्रीक्वेंसी इज वेरी लार्ज, बहुत लार्ज है, एंड लैम्डा इज वेरी स्मॉल। तो सभी को पता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है इसकी वेवलेंथ कम होती है, इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटी होती है। यस सर। टाइप्स, तो इसमें 2 टाइप्स लेंगे। पहला होता है सॉफ्ट एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज क्या होता है, लो पेनिट्रेटिंग पावर। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, लो एनर्जी, जब पेनिट्रेटिंग पावर कम है एनर्जी भी लो, लार्ज वेवलेंथ। राइट, क्यों रीजन समझ लेना बेटा। देखो E इक्वल टू hc/λ होता है, तो देखो जिसका लैम्डा हाई होता है, लार्ज होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी कम होती है। हम तुम्हें इस चैप्टर में दिखला देंगे कि एनर्जी और पेनिट्रेटिंग पावर कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। राइट बेटा, इतनी बात क्लियर होगी। यस सर। और लैम्डा इसका लगभग बेटा 4 एंगस्ट्रॉम एंड अबव। सेकेंड होती है हार्ड एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज सब कुछ पिछले वाली से उल्टा बेटा, लो पेनिट्रेटिंग पावर की जगह हो जाएगा हाई पेनिट्रेटिंग पावर। हाई पेनिट्रेटिंग पावर। सेकेंड, इट वाज लो एनर्जी, हाई एनर्जी, लार्ज एनर्जी।
और वेवलेंथ आप खुद ही देख लें, अगर एनर्जी हाई है तो वेवलेंथ शॉर्ट है, तो लिखोगे शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ। अब अगर आप आए कि प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे जो लाइट के सिमिलर हैं, तो मैंने वो पहले लिखा दिया था, उसी को मैं तुम्हें एक बार फिर से बोल दूं कि एक्सरेज की प्रॉपर्टीज जो लाइट के सिमिलर है, तो मैंने एक ही लाइन की बात है, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दोनों की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। एक्सरेज की प्रॉपर्टी सारी की सारी लाइट की प्रॉपर्टी सेम ही होंगी, केवल और केवल इसकी एनर्जी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा और वेवलेंथ कम होती है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब पर काम करते वक्त प्रोफेसर रोइंजन ने बेटा इनको डिस्कवर किया था। और तुम्हें अगर थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब्स को स्टडी करने के दौरान ही कैथोड रेज, एनोड रेज वगैरह डिस्कवर हुई थी। तो कई बार ये आता है कि एक्सरेज का कैथोड रेज से क्या सिमिलैरिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज सिमिलर टू कैथोड रेज। पहले तो मुझे ये बताओ बेटा कैथोड रेज क्या होती हैं, तभी तो सिमिलैरिटी की बात आप कर पाओगे। कैथोड रेज बेटा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इन्हें आप फोटोन की तरह डील करें। तो एक्सरेज तो है, क्या हुआ, ये फोटोन की तरह चलते हैं, फोटोन की तरह काम करते हैं। और कैथोड रेज तो बेटा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए तो इनको कैथोड कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड प्लेट से इजेक्ट होकर बाहर आते हैं। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। क्या सिमिलैरिटी है तो पता, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। हम लोगों ने जब पढ़ा था, तुम्हें सेकेंडरी एमिशन वगैरह याद हो कि कोई गैस मॉलिक्यूल्स है, उससे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे तो उसको आयोनाइज कर देंगे, यानी दोनों क्या करते हैं, दे कैन आयोनाइज गैस, दे कैन आयोनाइज द गैस particles, atoms, they can affect photographic plate, photographic plate को अफेक्ट करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करना ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज है कि ये फिजिकल चेंज है? केमिकल चेंज है। फोटोग्राफिक प्लेट पर जिंक सल्फाइड वगैरह की कोटिंग होती है बेटा, जिंक सल्फाइड वगैरह की बेटा उस पर कोटिंग होती है, और ये उस पे जाकर के केमिकल रिएक्शन करता है और इंप्रेशन देता है। तो किसी केमिकली पेंटेड सरफेस के ऊपर इंप्रेशन देना एक केमिकल प्रोसेस होता है। इसका मतलब दे प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस, बोथ आर हार्मफुल। मतलब थोड़े एक्सपोजर में नहीं है, थोड़े में तो हम लोग बेटा अपने बॉडी के मेडिकल साइंस में एक्सरे कराते ही हैं पार्ट ऑफ द बॉडी का, तो थोड़ी देर के लिए नहीं, लार्ज टाइम के लिए। दे आर हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। अब लिख सकते हैं इसमें, इफ एक्सपोज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए अगर एक्सपोज करें तो ये हार्मफुल हो जाती है। तो आप इस आधार पर ध्यान रखें कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या प्रभाव डालता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन क्या डालता है, और फिर अपने आप उनको रिलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, एक्सरेज क्या है, ये सेरेंडिपिटी डिपार्टमेंट की एक तरह से खोज है, प्रोफेसर रोइंजन ने इन्हें डिस्कवर किया था। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वगैरह वगैरह, और दो टाइप बताए, सॉफ्ट एक्सरेज एंड हार्ड एक्सरेज। प्रोफेसर कूलीज ने बेटा एक्सरे को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करने का एक पूरा सेटअप तैयार किया था। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज बाय कूलीज ट्यूब, इसे आप एक्सरे ट्यूब भी कह सकते। प्रोफेसर कूलीज ने बेटा एक्सरे ट्यूब का डिजाइन तैयार किया, जिससे कि आप लेबोरेटरी में एक्सरेज को कैसे प्रोड्यूस कर सके और ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए और मेडिकल साइंस में कैसे इसका इस्तेमाल कर सके। हालांकि एक्सरेज के इस्तेमाल और भी बहुत सारे हैं, फोरेंसिक साइंस में भी इसका इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपके बैग में कौन से प्रोडक्ट हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जो अलाउड नहीं है, उसके लिए एक्सरेज से गुजारा जाता है, वो बता देता है। वोल्टेज बढ़ा दे तो एक्सरेज की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बेटा कंक्रीट की वॉल को भी पार कर सकता है, वो आयरन की शीट को भी पार कर सकता है। बड़े बड़े बिल्डिंग के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, पुल वगैरह बनाए जाते हैं, इसका जो पिलर बनाया गया वो कमजोर न रह जाए, इसके लिए क्या
क्या होता है, जब उसके अंदर बेटा उस पिलर को बनाने में उसके अंदर जो भी कंक्रीट वगैरह भरा जाता है, कोई छोटा मोटा उसके अंदर बबल न रह जाए, क्योंकि अगर इतनी मजबूत बिल्डिंग में पिलर में कोई बबल अंदर रह गया तो वहां पर वो पिलर जो होगा हल्का सा कमजोर होगा। को चेक करने के लिए एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं, वो जाकर के उसके अंदर उस बबल वगैरह को ढूंढ लेता है। इसमें ग्लास बल्ब होता है बेटा, ये तो मन में आएगा ग्लास बल्ब का इस्तेमाल क्या है। बेटा एक ही इस्तेमाल है इसका ग्लास बल्ब का, और वो क्या है कि इसके अंदर की हवा खींच ली जाती है, इसके अंदर की एयर खींच ली जाती है, इसलिए प्रेशर बड़ा कम हो जाता है और बहुत ही कम प्रेशर 10⁻⁴ 10⁻² mm ऑफ मर्करी रखा जाता है। तो अगर ग्लास बल्ब होगा चारों तरफ से कवर्ड होगा तो पंप लगा के अंदर की एयर खींच लेंगे तो अंदर एयर की डेंसिटी कम हो जाती है और प्रेशर बड़ा कम हो जाता है, इसलिए ग्लास बल्ब होता है। डिजाइन कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। इसके अलावा इस ग्लास बल्ब में इधर बेटा एक फिलामेंट होगा, देखिएगा ये एक फिलामेंट होगा, इस फिलामेंट को हीटअप किया जाता है, इसको हीटअप किया जाएगा ये, और जब इस फिलामेंट को हीटअप करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कई बार इस फिलामेंट को हीटअप करने के लिए इसके सामने एक कैथोड प्लेट भी होती है, कैथोड प्लेट भी होती है, इसे इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड कहते हैं। मतलब समझिएगा बेटा, कई बार फिलामेंट को डायरेक्टली हीटअप करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कई बार क्या होता है फिलामेंट ये होता है और ये प्लेट इसके लगभग कांटेक्ट में होती है, बड़ा जरा छोटा सा मार्जिन होता है, तो जब फिलामेंट को हीटअप करते हैं तब ये हीटअप होती है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। डायरेक्ट अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आए तो इसे डायरेक्टली हीटेड फिलामेंट या कैथोड कहते हैं, और अगर फिलामेंट को हीटअप करने से ये हीटअप होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इसे इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड कहते हैं। ज्यादातर इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड को प्रेफर किया जाता है। ये फिलामेंट होता है जो आमतौर पर टंगस्टन का बना होता है, तो ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फिलामेंट एफ इस फिलामेंट, साथ में लिखते चलते हैं। थोड़ा मार्जिन दे दो बेटा, मेरे अनुसार इसका डायग्राम बनाने में लगभग आधा पेज लग जाता है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा ऊपर और नीचे आना पड़ेगा, तो हाफ पेज आप छोड़ दें उसके बाद लिख दें। तो एफ बेटा फिलामेंट है, ये टंगस्टन या मॉलिब्डेनम का बना होता है, मॉलिब्डेनम का बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है, तो आसानी से पिघलते नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, इसलिए आते हैं हाई। या ठीक, एक तो ये बात आ गई। अब दूसरा इसमें ये आ जाएगा, फिलामेंट आ गया, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। अब इसके अलावा सी इज कैथोड, इसमें सामने इसके एक कॉपर का ब्लॉक लगा होता है, तो आप देखिएगा कॉपर का ब्लॉक ऐसे लगा होगा, आप इसे बी लिख दीजिएगा, बी इज व्हाट, कॉपर ब्लॉक। साथ ही साथ इसमें कॉपर की ट्यूब ऐसे लगी हुई होगी, कॉपर कंडक्टिंग होता है इसलिए लगाया जाता है। अगर आपके मन में ऐसा क्यों, तो वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, कंडक्टिंग होता है, ये कॉपर ट्यूब होता है, और इस ट्यूब को एक तरफ से बंद किया जाता है और इसके अंदर पानी के सर्कुलेट होने की व्यवस्था होती है, यानी वाटर यहां से अंदर और बाहर जा सकता है। तो देखो बेटा H2O यहां से सर्कुलेट हो सकता है पानी, क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, इसलिए ये हीट अप होकर ब्लॉक पिघल सकता है, इसलिए इसको ठंडा बना के रखा जाता है। यह और ये जो बेटा कॉपर का ब्लॉक लिया है, ये सामने से 45 डिग्री पे इंक्लाइन होता है, और इसमें एक हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई एटॉमिक वेट का टारगेट होता है। यहां पे टारगेट, इसे टी से लिखते हैं, टी इज द टारगेट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक वेट। ये भी मॉलिब्डेनम का या टंगस्टन का होता है, तो टी इज व्हाट, टारगेट, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक वेट। Yes, sir. चल, तो इतना बना लो, ये नीचे जो हमने लिखा इसे लिख लो। Done, sir. चलिए अब देखिएगा, बेसिक सोच पे जाइए। बेसिक सोच क्या कहता है कि एक्सरे पैदा होगी, हमारी बॉडी पे पड़ेगी तो हमें नुकसान करेंगे, तो इसको बेटा लेड के एनवलप से ढक के रखते हैं। तो पता लेड जो होता है वो इस तरह के एक्सरे पार्टिकल्स को, एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको लेड के एनवलप से कवर करके रखते हैं। तो आप इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा जगह ऊपर छोड़ना, यहां पर लेड एनवलप होता है। इधर से कुछ हिस्सा या ओपन रखते हैं, क्योंकि जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी उनको हमें बाहर भी लाना है। ये एक विंडो होती है नॉर्मल क्वार्ट्ज टाइप की,
ग्लास या क्वार्ट्ज, ये लेड एनवेलप होता है, एनवेलप। बी कॉपर ब्लॉक बता ही दिया था, ये कॉपर ट्यूब होता है। ये टी टारगेट है। देखो फिलामेंट को इस सेल की मदद से हीटअप करते हैं, यहां से ये हीटअप होता है, इसकी वजह से ये कैथोड हीटअप होता है, और जब कैथोड हीटअप होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, आगे थ्योरी में हो सकता है हम कैथोड वर्ड ज्यादा ना यूज करें, हम कहें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिलामेंट एंड टारगेट या कैथोड एंड टारगेट, तो सबको कॉमन मान के चलिएगा, इतना शब्दों के लिए कोई पर्टिकुलर मत होइएगा। तो कैथोड के हीटअप होने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या फिलामेंट के हीटअप से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बेटा टारगेट पे तभी जाके टकराएंगे जब हम टारगेट और फिलामेंट के बीच में एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करें। तो निश्चित रूप से बेटा देखो, ये टारगेट है, ये कॉपर के ब्लॉक से कनेक्टेड है, कॉपर का ब्लॉक कॉपर की ट्यूब से कनेक्टेड है, यानी यहां तक कंडक्शन मौजूद है, और ये तो कंडक्टिंग वायर ही है। तो यहां पर बेटा हाई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। बेसिक्स में से एक और पॉइंट तो मैं बता दूं, इसके अंदर का प्रेशर बहुत कम रखा जाता है क्योंकि एयर निकाल ली जाती है और बहुत ही कम एयर होती है, लेकिन फिलामेंट और टारगेट के बीच का पोटेंशियल बड़ा हाई रखते हैं। हमारे घर में जो वोल्टेज की सप्लाई है बेटा वो 220 वोल्ट है, तो हमारे घर के आसपास जो पैथोलॉजी लैब है बेटा उसमें भी 220 की ही सप्लाई है। एक्सरेज जो है वो 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख वोल्ट पे पैदा होती है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। तो आई मीन टू से हमें टारगेट जो ये है, फिलामेंट ये है, इसके बीच में बड़ा हाई पोटेंशियल डिफरेंस रखना है, तो इसलिए हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के रखते हैं। इसीलिए बेटा टारगेट पे इस कॉपर ट्यूब के थ्रू, फिलामेंट पर इसके थ्रू यहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। और निश्चित रूप से आपको ध्यान होगा, ट्रांसफार्मर में एक बेटा प्राइमरी कॉइल होती थी और एक सेकेंडरी कॉइल होती थी, याद आया? Yes, sir. ये प्राइमरी, देखो ये प्राइमरी कॉइल है, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है, यहां पर एसी वोल्टेज है बेटा, ये हम मान रहे हैं घर में, मतलब आसपास जो वोल्टेज सप्लाई है 220 वोल्ट है, और उसको ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है सपोज 20,000 वोल्ट, एक मैंने डेटा लिख दिया, यहां तक स्टेप अप करता है। तो एक्सरे ट्यूब में आपको 20,000 एक्सरे ट्यूब में आपको बेटा 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए, इसलिए हम इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। कृपया आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है? Okay, sir. चलिए, आई थिंक सबने बना लिया होगा डायग्राम। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखिएगा हाउ डज इट वर्क। एक्चुअली बड़ा सिंपल से इसकी वर्किंग दिखने में होती है, काम कैसे करता है देखिएगा। कंस्ट्रक्शन आपके सामने आ गया, वर्किंग की अगर हम बात करें तो ये कैसे करता है। देखो बेटा, ये जो बैटरी यहां पर B1 है, इसका आप जब ऑन करते हैं फिलामेंट हीटअप होता है, इसकी हेल्प से कैथोड हीटअप होता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से बेटा इस पॉइंट यानी कि टारगेट, ये पॉइंट टारगेट से कनेक्टेड है, और इस पॉइंट यानी फिलामेंट, जब फिलामेंट और टारगेट के बीच में इतना हाई वोल्टेज पैदा करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन को एक काइनेटिक एनर्जी K = EV के बराबर की काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जहां पर V ये वोल्टेज डिफरेंस है। अब इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी से, मतलब K = EV की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इस टारगेट से टकराते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराते हैं तो इनकी टक्कर की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन एक्सरे एनर्जी में हो जाता है। ये इतना सिंपल है जितना मैं बोल रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूं जो हमें दिख रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन। अब तुम कहोगे कैसा, डायरेक्ट ही होता नहीं, बीच में कुछ और हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फिर ट्रांजिशन में जाती है, वो तो हम एक्सप्लेनेशन में बताएंगे ना। तो बेटा जो पहली नजर में दिखता है इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सरे फोटोन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग लिख लो इसे। व्हेन फिलामेंट इज हीटेड अप, इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from the filament or cathode. When a high potential difference is produced between filament and target with the help of a step-up transformer, then filament electrons get high kinetic energy, और उसके आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा K = EV. When these high kinetic energy electron strikes the target, then their kinetic energy is converted into X-ray photons energy. तो आप क्या लिखोगे, when these high kinetic energy electrons strike with the target, then X-rays are produced. तो ये सिंपल वर्किंग है। लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड इंटेंसिटी एंड पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।